नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कि कौन कौन से पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 11। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 10, 11, 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेर एक्ट के माध्यम से। देन सेक्शन 10, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो इसका देखो, आप चैप्टर नंबर 2 है ये, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स दिया है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है और वॉइड एग्रीमेंट है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, जो टर्म आपने यूज करना है वॉइड एग्रीमेंट है। कभी भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड होता है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था। तो व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये बोलते हैं कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो, वेरेक जब रीड करते तो इस तरह से करना आपने, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर, मतलब सारे ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, बट कुछ कंडीशन है, अगर वो एग्रीमेंट फुलफिल कर देते हैं देन दे बिकम कॉन्ट्रैक्ट। इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फ्री कंसेंट होना चाहिए ऑफ पार्टीज ऑफ कॉम्पिटेंट। सेकंड है कि पार्टी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और फॉर लॉफुल कंसिडरेशन and with the lawful object and are not hereby expressly declared to be void। ये बोल रहा कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट है पार्टीज की, या दोनों पार्टी दोनों जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड देन लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। तो ये मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वो डिक्लेयर स्पेसिफिकली डिक्लेयर वॉइड डिक्लेयर ना किया हो। नथिंग हेयर इन कंटेंट शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली रिपीट, by which any contract is required to be made in writing or in presence of witness or any relating to the registration of the document। तो क्लियर हो गया कि आपका सारे ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन दे फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 की ही सारी कंडीशंस है, ये हम वन बाय वन भी इनको डिस्कस करेंगे कंडीशंस को। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मान लो सपोज अगर वो फुलफिल नहीं करते हैं तो दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, all contracts are agreement। मान लो सपोज दिस इज एग्रीमेंट नंबर 1, एग्रीमेंट नंबर 2, एग्रीमेंट नंबर 3, एग्रीमेंट नंबर 4। एग्रीमेंट नंबर 1 is fulfill the condition of section 10, it become contract। agreement number 2 also fulfill the condition of section 10, contract। agreement number 3 not fulfill the condition of section 10, it is not contract। agreement number 4 not fulfill the condition of section 10, so then not contract। तो थर्ड और फोर्थ इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, 1 and 2 कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज आपका सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल किया है। दैट मींस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है एक टाइम में वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट होने के बाद वो टेस्ट होगा सेक्शन 10 का, उस टेस्ट में पास हो गए देन वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, और ओनली कब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, व्हेन दे फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेक्शन 10, ठीक है। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, अब आपका एक कंडीशन यहाँ पे क्लियर हो रहा है आपका, ठीक है, कि पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। Every person is competent to contract who is of age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is disqualified from contracting by any law to which he is subject। मतलब एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट है, सभी पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। हु इज एज ऑफ मेजोरिटी, तो यहां से क्लियर है कि जो माइनर है इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जो माइनर है दैट इज आपका उसका वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट होगा। ये क्लियर है आपका। ये मोरी बीबी केस है, उसमें भी मेंशन है, और वेरी फेमस केस है, आपको पता होना चाहिए। प्रीलिम्स में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देन मोरी बीबी वसी धर्मोदास घोष केस जो प्रीवी काउंसिल का है, तो माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड। तो माइनर
एग्रीमेंट इज वॉइड, हम कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं बोलेंगे, माइनर एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एज ऑफ मेजोरिटी है। ठीक है, एज ऑफ मेजोरिटी। अब मेजोरिटी की एज आपका जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 है, सेक्शन 3 में दे रखा है वहां पे, तो वो 18 ईयर्स है। तो 18 ईयर से अबव जो 18 ईयर्स और 18 ईयर से अबव जो पर्सन है वो आपका कॉम्पिटेंट है। एंड हु इज अ साउंड माइंड, मतलब अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अगर अनसाउंड माइंड है, इज नॉट कॉम्पिटेंट, बट उसके रिगार्डिंग लॉ फिर 12 में दिया है। एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच इज सब्जेक्ट। वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग, मतलब बाय लॉ में कहीं डिस्क्वालिफाइड कर रखा है तो इज नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देन सेक्शन 12, what is sound mind for the purpose of contracting? A person is said to be sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it, he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon its interest. देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एक कंडीशन है कि आपका अनसाउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। देन व्हाट इज द साउंड माइंड, हु इज द साउंड माइंड? तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है सेक्शन 12 में कि साउंड माइंड का पर्सन कौन होगा। साउंड माइंड हम उस पर्सन को समझेंगे जो ही इज कैपेबल, दोज हु इज कैपेबल टू अंडरस्टैंडिंग इट और फॉर्मिंग और रैशनल जजमेंट, जो किसी पर्टिकुलर जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके नेचर को अंडरस्टैंड कर रहा है और फॉर्मिंग द रैशनल जजमेंट, वो एक अच्छा डिसीजन ले सके, उसको हम साउंड माइंड बोलेंगे। जो ना तो नेचर को समझ पा रहा है कॉन्ट्रैक्ट के, ना ही वो रैशनल जजमेंट दे पा रहा है, दैट इज नॉट साउंड माइंड। द नेक्स्ट इज, और इसको मोर क्लैरिफाई किया गया है, अ पर्सन हु इज यूजुअली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज साउंड माइंड। तो बोलता है अगर मान लो सपोज कोई पर्सन साइकेट्रिक पेशेंट है और वो अनसाउंड माइंड है, और वो यूजुअली मान लो 24 आवर होते हैं दिन के, ठीक है, इन 24 आवर में से वो 3 आवर, दिन के 3 आवर में साउंड माइंड होता है, साउंड माइंड होता है, बाकी वो अनसाउंड ही रहता है। ठीक है, तो 3 आवर में वो बिल्कुल अच्छा मतलब साउंड माइंड हो जाता है। तो इन 3 आवर के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर इन 3 आवर्स के अंदर जब वो साउंड माइंड था, जब वो साउंड माइंड हुआ, उस टाइम अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, उसका कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड may not make a contract when he is on sound mind। ये कहता है कि पर्सन यूजुअली वो साउंड माइंड रहता है, लेकिन दिन के मान लो सपोज अगर 2-3 घंटे वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड जब वो अनसाउंड माइंड रहता है, मान लो 24 आवर में से 2 आवर वो अनसाउंड माइंड होता है, तो इन 2 आवर में जब वो अनसाउंड माइंड होता है उस टाइम अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दैट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज वो अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो क्लियर, इलस्ट्रेशन देख लेना आपके, बिकॉज मैंने पहले भी बोला होगा प्रीवियस लेक्चर में, इलस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी ईच एंड एवरी एक्ट की आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से करना है। द नेक्स्ट इज कंसेंट डिफाइन। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यूज बन जाता है समटाइम, क्या कहता है आपको कि कंसेंट कहाँ पे डिफाइन है, आपका कंसेंट कैसा होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 10 में बोला है फ्री कंसेंट होना चाहिए, दूसरा पार्टी कॉम्पिटेंट होना चाहिए, तो कॉम्पिटेंट हमने डिस्कस कर लिया, फ्री कंसेंट डिफाइन। Two or more persons are said to be consent when they agree upon the same thing in the same sense। so that is very important। यहाँ पे ये आपके ऑप्शन में आ सकता है, सेम थिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन में आ सकता है यहाँ पे। तो देन आपका प्रीलिम्स में आ सकता है, और बहुत बारी आया हुआ क्वेश्चन आपका 13 से कि सेम थिंग एंड सेम सेंस। क्लियर, कंसो इसमें एक मैक्सिम भी आप चाहे लिख सकते हो उसको, कंसोनेंस एडिटिव मीटिंग ऑफ माइंड, मतलब मीटिंग ऑफ माइंड होनी चाहिए, दैट इज द कंसेंट। अब आपको क्वेश्चन बन सकता है कंसेंट इन विच प्रोविजन कंसेंट डिफाइन, तो कहां पे है? 13 में। क्वेश्चन दूसरा, फ्री कंसेंट कहां पे डिफाइन है? दैट इज सेक्शन 14 में। तो सेक्शन 14 भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज caused by coercion as defined in section 15, undue influence as defined in section 16,
and fraud are defined in section 17, misrepresentation defined in section 18, mistake subject to the provision section 20, 21, 22. ठीक है, क्लियर हो गया? Then consent is said to be caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. अब देखो, अगर फ्री कंसेंट आपको डिटर्मिनेशन करना है तो फ्री कंसेंट के लिए आपको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा सेक्शन 14 का। क्या वो कंसेंट आउट ऑफ कॉशन है? क्या वो कंसेंट फ्री फ्रॉम द अनड्यू इन्फ्लुएंस है? क्या वो कंसेंट फ्रॉड के थ्रू तो नहीं ली गई है, या मिसरिप्रेजेंटेशन थी, ना मिस्टेक अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, 21, 22। अगर क्वेश्चन के अंदर प्रेशर के अंदर कंसेंट दी है, ठीक है, दैट इज नॉट फ्री कंसेंट। अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस में कंसेंट, दैट इज नॉट फ्री कंसेंट। अगर फ्रॉड के थ्रू आपने ऑब्टेन की है कंसेंट, दैट इज नॉट फ्री कंसेंट। अगर मिसरिप्रेजेंटेशन, दैट इज नॉट फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट के लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा सेक्शन 14 का। अब वन बाय वन हम देखते हैं सेक्शन 15 को। कोर्शन डिफाइन, अब कोर्शन कहां पे डिफाइन है? सेक्शन 15 में। कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। देखो कोर्शन बट लिमिटेड थिंग्स यहाँ पे देखिए, सिर्फ इंडियन पिनल कोड में जो ऑफेंस डिफाइन कर रखा है, जो फॉरबिडन बाय द लॉ, उसी पे एप्लीकेबल होगा। और द अनलॉफुल डिटेनिंग or threatening to detain any property to the prejudice or any person whatever with the intention to causing any person to enter into an agreement. It is immaterial whether the Indian Penal Code is or is not in force in place where the coercion is employed. ये मटेरियल चाहे वहां आईपीसी एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है, फिर भी आपका कोर्शन वहां पे एप्लीकेबल होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट अंडर कोर्शन, प्रेशर अगर ड्यूरेस बोला जाता है, अंडर ड्यूरेस कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो मीन्स सबसे पहले कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द आईपीसी। जो आईपीसी के अंदर फॉरबिडन एक्ट है, आईपीसी के अंदर जो ऑफेंस है, उसके अंडर अगर आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, मान लो किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करता है एक्सेट्रा, तो इन दैट केस वो आपका क्या माना जाएगा? कोर्शन। तो अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू बी डिटेन इन एनी प्रॉपर्टी, या फिर अनलॉफुल डिटेन कर रहा है कि थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, देन आल्सो कोर्शन। तो देन दैट इज द, बट यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक्ट, जो यहाँ पे दोनों एक्ट होने चाहिए विद द इंटेंशन कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। इस इंटेंशन के साथ वो उसको प्रेशराइज करे ताकि वो एग्रीमेंट करे उस पर्सन के साथ। ठीक है, एग्जाम आपका एक्सप्लेनेशन थोड़ा और मोर क्लियर कर दिया है। explanation is immaterial whether the Indian Penal Code is or is not in force in the place where the coercion is employed। कि immaterial है कि coercion वहां पे applicable होता है या ना होता है, that is immaterial। ठीक है, तो then that is आपका, अगर आप डायरेक्ट में देखोगे वहां पे आपका कमेंट्स में केस लॉ दिया है, चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम सेशमा, थ्रेट टू सुसाइड अमाउंट टू coercion। अगर थ्रेटनिंग दे रहा है कोई सुसाइड करने की और उसके अंडर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज ऑल्सो कोर्शन। ठीक है, थ्रेटनिंग टू सुसाइड मतलब एक कर रहा है कि मैं सुसाइड करना है, अमाउंट टू कोर्शन। ठीक है, तो देन दैट इज द कोर्शन। देन नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 16। A contract is said to be induced by undue influence where the relation subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position of dominate the will of the another and uses that position to obtain unfair advantage over the others। देखो clear है from the section आपका, in particular and without prejudice to generality of the foregoing principle, a person is deemed to be position of dominating the will of another where he hold a real apparent authority over the other, where he stands in a fiduciary relation to the others, where he makes a contract with the person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, mental or bodily distress, where a person who is in possession of dominate the will of another enter into a contract with him and the transaction appear on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lies upon the person in a position to dominate the will of another. Nothing in this section subsection shall affect the provision of section 111 of the Indian Evidence
एक्ट 1872। देखो क्लियर है आपका, जो आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस है मतलब डोमिनेट पोजीशन पे रहता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। मतलब आपका मान लो सपोज कोई टीचर है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, फिड्यूशियरी का रिलेशनशिप होता है। हो सकता है टीचर जो वहां पे अनड्यू एडवांटेज ले रहा है स्टूडेंट का, और स्टूडेंट ने उस रिलेशनशिप के अंदर, उस अनड्यू इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट विद द टीचर, या फिर सर्वेंट और मास्टर, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ एजेंट, फादर एंड सन एक्सेट्रा, दीज आर ऑल्सो अनड्यू इन्फ्लुएंस के एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, मतलब जहां पे ही होल्ड और रियल और अपेरेंट अथॉरिटी, मान लो कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर है, तो जहां पे अपेरेंट अथॉरिटी है किसी के ऊपर, तो इन दैट fiduciary relationship to the other, and he make a contract with a person, ठीक है, whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, mental और bodily distress, ठीक है। अगर कोई मान लो सपोज इस तरह से कोई पर्सन है, तो देन दीज आर द ऑब्वियसली जहां प्रिजम्पशन है सेक्शन 116 क्लॉज 3 में, वहां पे प्रिज्यूम किया गया है सेक्शन 6 क्लॉज, सेक्शन 16 क्लॉज 3 इज द प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो इफ द ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन द पर्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अपीयर ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lies upon the person who's the position of dominating। तो हमेशा यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, किसको प्रूफ करना पड़ेगा, इट वाज नॉट डोमिनेट। हम प्रिज्यूम करेंगे यस, टीचर और स्टूडेंट तो प्रिज्यूम करेंगे ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, बट यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द पर्सन, टीचर के ऊपर रहेगा कि जो डोमिनेटेड पोजीशन पे रहेगा, जो डोमिनेटेड पोजीशन पर्सन होगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा कि उसको प्रूफ करना है दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट मेड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। देन यहाँ पे आपका प्रिजम्पशन, आपका सेक्शन 111 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। 111 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहां पे भी प्रिजम्पशन दे रखा है, ठीक है। तो देन इन दैट केस हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे सी वाला, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत बारी आया भी है। देखो इलस्ट्रेशन, आपको सारे इलस्ट्रेशन खुद से पढ़ना है, इलस्ट्रेशन क्लियर हो जाते हैं, और सेम इलस्ट्रेशन आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, सेम इलस्ट्रेशन आपका मेन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। A being in debt to be the money lender of his village, contract of Heshron on term which appear to be unconscionable, it lies on the B to prove that the contract was not induced by understanding। तो सेक्शन 16 क्लॉज 3 में यहाँ पे प्रिजम्पशन दे रखे, तो प्रिजम्पशन किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, टू प्रूव बी के ऊपर, बी टू प्रूव द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, ए अप्लाइज टू बैंकर फॉर अ लोन at a time when there is stringency in the money market. The banker declined to make the loan except at an usually high rate of the interest. A accept the loan on this term. This is a transaction in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence। देखो जनरली इस एग्जांपल, ये एग्जांपल एमसी आपका प्रीलिम्स में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे इससे क्या पता चलता हमें कि मान लो सपोज ए है, वो बैंक के पास गया, उसने बैंक के लिए लोन के लिए अप्लाई किया। बैंक अब उस टाइम क्या था कि बैंक के जो इंटरेस्ट रेट था बहुत हाई चल रहा था, या जो स्टेजेंसी था मनी मार्केट में चल रहा था, तो उन्होंने बैंक वालों ने क्या किया, उसको बता दिया, उन्होंने बोला हम अभी लोन नहीं दे पाएंगे आपको बिकॉज इस तरह से कोई इशू चल रहा है। तो इन दैट केस एक्सेप्ट, अगर उस हाई रेट पे आप एक्सेप्ट करते तभी हम आपको लोन दे सकते, ठीक है। अब दैट इज नॉट, यहाँ पे उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस, उन्होंने कोई एडवांटेज नहीं लिया, उन्हें क्लियर उसको बता दिया कि अगर आप हाई रेट पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे अगर आप ले सकते हो तो ले लो, तब हम एग्री हो जाएंगे, उस टर्म और कंडीशन को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो इन दैट केस उसने वो एग्री कर दिया कि यस। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 क्या बोल रहा है, फ्री कंसेंट कैसी होनी चाहिए आपका, सेम सेंस और सेम थिंग पे। तो जैसे उन्होंने बोला वैसे उसने एग्री किया, तो इन दैट केस देयर वाज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो बिकॉज वो नेचुरल जो सर्कमस्टांसेस में लोन पास हुआ, तो उसी में माना, जो बिजनेस जो ट्रांजैक्शन है कोर्स, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पास हुआ, तो दैट इज नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस। यस,
अगर वो उसका एडवांटेज लेते हैं, मान लो सपोज उस बैंक में कोई भी लोन लेने नहीं जा रहा बिकॉज रेट ऑफ हाई था, मान लो 15% के हिसाब से था, जनरली कितना रहता है 7 या 8% के अकॉर्डिंग, वो डिपेंड करता है। तो लेकिन मान लो 15% के हिसाब से, अब उन्होंने उसको नहीं बताया कि आजकल मार्केट में ये सब चल रहा है, जो क्राइसिस चल रहे हैं, तो इन दैट केस तब अंडर इन्फ्लुएंस, मतलब उन्होंने अगर एडवांटेज लिया है और वो अपना जो रियल और अपरेंट पोजीशन है उसको यूज किया है, तो देन दैट इज अंडर इन्फ्लुएंस, अदरवाइज नॉट। then this is all about आपका section 16। then section 17, fraud defined। fraud means and includes any of the following acts committed by a party to contract or with his convenience or by his agent with intent to deceive another party thereto of his agent or to induce him to enter into contract। ठीक है, फ्रॉड कोई भी जो पर्सन खुद करे या फिर थ्रू एजेंट वो फ्रॉड कर रहा है विद सच इंटेंशन। अब यहाँ पे इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉड में। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन आप इंटेंशनली नहीं करते हो बिकॉज मिसलीड कर रहे हो आप वहां पे, तो वो हम सेक्शन 18 में देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका फ्रॉड में क्या है कि आपका इंटेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंट टू डिसीव, विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी। आपकी इंटेंशन है कि आप उसको डिसीव कर रहे हैं, आप उसका चीटिंग कर रहे हो, अनदर पार्टी देयर टू ऑफ हिज एजेंट और इंड्यूस हिम टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रॉड इज द क्रिमिनल ऑफेंस भी है आईपीसी के अंदर, और ये सिविल रॉन्ग भी है। द सजेशन एज फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। आप कोई सजेशन किसी को ऐसी किसी फैक्ट पे दे रहे हो जो कि ट्रू नहीं है, और आपको नॉलेज है इस चीज का कि ये ट्रू नहीं है, और आपको बिलीव है कि ट्रू नहीं है, बट आप उसको फिर भी उसको सजेस्ट करो, मतलब आप रॉन्गली उसको सजेस्ट करो बिकॉज आपकी इंटेंशन थी उसको डिसीव करने की। द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। ये एक्टिव और पैसिव आपका जो कंसीलमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, बायर बिवेयर ऑलवेज। देखो जहां पे अपरेंट आप देख, आप कोई मार्केट में मान लो कोई थिंग गुड्स लेने जाते हो, तो इन दैट केस अगर तो आपको कोई डिफेक्ट, अपरेंट डिफेक्ट आपको पता लग जाता है, ठीक है, दैट इज नॉट ड्यूटी ऑफ द जो शॉपकीपर है, उसकी ड्यूटी नहीं है कि आपको वो बताए। लेकिन समटाइम कुछ टेक्निकल थिंग्स ऐसी होती है जिसमें शॉपकीपर की ड्यूटी बनती है कि वो आपको बताए। अगर वो एक्टिव कंसीलमेंट करता है और फिर भी आपको बाउंड है वो ड्यूटी उसकी, उसको बताने का, उस डिफेक्ट को बताने का, लेकिन उसने वो डिफेक्ट नहीं बताया और उसको पता है वो डिफेक्ट, तो देन दैट इज फ्रॉड विद यू। और प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो प्रॉमिस है, दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 सुप्रीम कोर्ट, जो रेप केसेस था, उसने प्रॉमिस किया था टू मैरी विद दैट गर्ल, आफ्टर दैट उसने मैरी नहीं किया, तो इन दैट केस, या फिर दिलीप दीपक गुलाटी वाला केस ले लो आप यहाँ पे। ठीक है, तो इन दैट प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन, मतलब आपने प्रॉमिस किया बट आपकी इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने की, एट द टाइम व्हेन यू मेड द प्रॉमिस टू दैट पर्सन एंड यू टुक द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन अंडर द फ्रॉड। ठीक है, तो देन अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ द परफॉर्मिंग इट। ये बहुत सारा के आपका जो रेप केसेस है वहां पे भी एप्लीकेबल होता है कि समटाइम क्या होता था, मान लो सपोज ए है, ए ने प्रॉमिस किया बी से, अ गर्ल से, कि मैं आपसे आई विल मैरी विद यू एक्सेट्रा, एंड दे आर विद इन रिलेशनशिप, आफ्टर दैट दे इंटरकोर्सेस एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। तो व्हेन शी गॉट प्रेग्नेंट, तो देन शी ऑब्वियसली उसने ए को बोला कि यस कि विल यू मैरी मी एक्सेट्रा, तो देन यस उसने मैरिज करने के लिए उसने बोला ठीक है हम मैरिज करते हैं। आफ्टर दैट ही गोज टू द होम और उसने अपने फादर से बात की, लेकिन फादर ने डिनाई कर दिया। फादर ने ये बोल के डिनाई किया, अगर तुम इस लड़की से मैरिज करते हो तो आई विल कमिट सुसाइड, मैं सुसाइड कर दूंगा, मैं पॉइजन उसने हाथ में उठाया फादर ने, और ए को बोला कि तुम इस लड़की से मैरिज मत करो। आफ्टर दैट जब ये लड़का वापिस आया, ए जब वापिस आया बी के पास, गर्ल्स के पास, तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकता हूँ, ये कंसिक्वेंसेस है, ये सर्कमस्टांसेस है। तो देन ही उसने शी जो गर्ल्स है उसने वहां पे उसके ऊपर चार्ज लगाया रेप का एक्सेट्रा। तो आफ्टर दैट कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉमिस था वो अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट नहीं था। एट द टाइम व्हेन ही टुक द कंसेंट, बाय दैट टाइम ही उसकी इंटेंशन थी मैरिज करने की, और लेटर ऑन व्हेन जो मैरिज, जो गर्ल आस्क्ड टू द मैरिज, then also he
मतलब कुछ उसने एफर्ट्स किए मैरिज उसको करने के लिए ताकि मैरिज हो, उसने तब भी डिनाई नहीं किया, तो इन दैट केस दैट इज नॉट फ्रॉड, फ्रॉड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे उसकी इंटेंशन थी मैरिज करने की, ऑब्वियसली उसको कॉम्पनसेशन वगैरह दिया, दैट इज द जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो आपको दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 केस के फैक्ट है। आफ्टर दैट एक और केस हम यहाँ पे लेते हैं, वाई श्रीनिवास यरला वर्सेस वाई श्रीनिवास, या फिर दीपक गुलाटी वाला केस ले लो, वहां भी सेम थिंग है, ए और बी विद इन रिलेशनशिप थे, आफ्टर दैट द इंटरकोर्सेस एंड शी गॉट प्रेग्नेंट व्हेन जो गर्ल है आस्क फॉर मैरिज देन शी डिनाई इमीडिएटली, तो उसने एकदम डिनाई किया, तो देन उसके कंडक्ट से पता चल रहा है कि उसकी एट द टाइम व्हेन ही टुक द कंसेंट ऑफ दैट गर्ल दैट वाज नॉट, उसकी इंटेंशन ही नहीं थी उसको मैरिज परफॉर्मेंस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की। होप कि आपको क्लियर समझ आ गया होगा। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, और अगर इन तीन जो पर्टिकुलर जो 1 and 2 and 3 यहाँ पे क्लॉजेस में फॉल नहीं हो रहा है, जो ऐसे ठीक है, तो देन फोर्थ इज रेजिडरी प्रोविजन भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, तो वो एनी अदर को जस्टिफाइबल रीजन है जो फिटेड टू डिसीव, डिसीव मतलब चीटिंग एक्स्ट्रा, तो देन ऑल्सो एनी सच एक्ट ओमिशन एज टू लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉड, या फिर लॉ ने कहीं पे डिक्लेयर कर रखा है फ्रॉडुलेंट और आपने वो एक्ट किया, तब भी वो आपका फ्रॉड माना जाएगा। Then explanation, mere silence is to fact likely to affect the willingness of person to enter into contract is not fraud unless circumstances of the case are such that regard being had to be them, it is the duty of the person keeping silence to speak, and unless his silence is then it's equivalent to speak। देखो जनरल रूल ये कि mere silence is not an fraud, बट जहां पे ड्यूटी बनती है और सर्कमस्टांसेस ऐसे आपको बताना चाहिए था उसको, तो आप उस बात पे साइलेंट रहे, उस बात पे साइलेंट है, तब वो फ्रॉड माना जाएगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है। देन सेक्शन 18 misrepresentation defined, misrepresentation means and includes the positive assertion in manner not warranted by the information of person making it of that which is not true though he believe it to be true। ठीक है। any breach of duty which without any intent, दिस दो, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इंटेंट, नो इंटेंशन, उसके इंटेंशन नहीं है डिसीव करने की एक्सेट्रा की, दैट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। मान लो सपोज आपके पास खुद के पास कोई इंफॉर्मेशन, आपके पास खुद के पास कोई इंफॉर्मेशन जो ट्रू है, जो अनट्रू है, लेकिन आप बिलीव करते हो उस चीज पे, आपको लगता है कि ये ट्रू है, और आपने वो इंफॉर्मेशन किसी दूसरों को बताई, वो सजेशन किसी दूसरों की, वो सजेस्ट किया किसी दूसरों को, लेकिन ठीक है, अब वो जिस वजह से कोई पर्सन मिसलीड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो इन दैट केस दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज आप खुद को लगता था ये ट्रू है, ठीक है, आपको खुद बिलीव कर रहे हो कि ट्रू है, बट एक्चुअल में ऑल्दो वो ट्रू नहीं था, ठीक है, बट आपको बिलीव, आप जिसने वो आगे कन्वे किया उसको लगता है कि ट्रू है, बट वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी, जिस वजह से कोई दूसरा पर्सन वो क्या हो गया, मिसलीड हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, दैट इज आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, नो इंटेंशन, वहां पे इंटेंशन नहीं था आपका उसको डिसीव करने का। सेकेंड, इट इज नॉट एन ऑफेंस, ना ये ऑफेंस है आईपीसी, फ्रॉड ऑफेंस भी है, फ्रॉड में इंटेंशन होता है। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच विदाउट इंटेंट टू डिसीव, अब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब विदाउट इंटेंट टू डिसीव, देखो यहाँ पे क्लियर है कि इंटेंशन नहीं है, गेन और एडवांटेज टू द पर्सन committed it or any one claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of any one claiming under him, causing however innocently a party to agreement to make mistake as substance of things which is subject to the agreement। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है आपका, एक तो इंटेंशन और इंटेंशन पे डिफरेंस है, दूसरा आपका नो ऑफेंसेस है, मिस रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। 19 section 19 voidability of agreement without free consent, when consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, or agreement is contract without voidable at the option of the party whose consent was given। ये कहते हैं अगर मान लो सपोज बन भी जाता है कॉन्ट्रैक्ट आपका, ठीक है, अगर अंडर आपने फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट किया हो या मिस रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट किया हो, ठीक है, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या कॉर्शन, ठीक है, तो आपका एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो है, बिकॉज आपकी फ्री कंसेंट नहीं है,
बट दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, और दैट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉल्ड, जिसकी कंसेंट आपने अंडर द कोर्शन, अंडर द फ्रॉड, अंडर द मिसरिप्रेजेंटेशन वो ऑब्टेन किए, उसकी उसकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड करना चाहता है। ठीक है, तो वो वन साइड रहता है कि वो अगर वो कंटिन्यू करता है तब तो वैलिड माना जाएगा, वो बाइंडिंग होगा बिटवीन द बोथ पार्टीज। अगर वो रिसाइंड कर देता है फिर वो बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है, अपॉन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। A party to contract whose consent was caused by fraud or misrepresentation may, if he think fit, insist that the contract shall be performed and that he shall be put in position in which he would have been if representation made has been true. तो देन यहाँ पे सिर्फ फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन की बात की कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनाया गया तो वो इंसिस्ट कर सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। एक्सेप्शन दिया आगे, इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused had the means of discovering the truth and with ordinary diligence। क्लियर है कि अगर मान लो कहीं ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस से आपको फ्रॉड मतलब आप उसको डिस्कवर कर सकते थे, तो ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस तो वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, देन दैट इज द, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन के अंदर अगर मान लो फ्री कंसेंट नहीं है, अगर क्वेश्चन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है या फिर आपका फ्रॉड है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉइडेबल का मतलब जिस पर्सन जिस पार्टी के कंसेंट आपने फ्रॉड के थ्रू लिया, मिसरिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो उसको कंटिन्यू करना चाह रहे कॉन्ट्रैक्ट या वो उसको रिसाइन करना चाह रहे। सेम थिंग यहाँ पे सेक्शन 19A को जो अलग प्रोविजन बनाया गया यहाँ पे आपका 1899 में। ठीक है, ये भी आपको एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकता है कि कब ये अलग प्रोविजन, पहले ये 19 के अंदर ही था, 1899 में उसका अलग से प्रोविजन 19A इंसर्ट किया गया। When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused। तो अगर undue influence है वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या रहेगा, आपका voidable रहेगा उस पार्टी के कंसेंट पे जिसका आपने कंसेंट आपने undue influence के अंदर ऑब्टेन कर रखा है। देन सेक्शन 20 मिस्टेक से रिलेटेड आपका सेक्शन 20 हो गया, सेक्शन 21 होगा, 22 होगा, तीनों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट void where both parties are under mistake as to fact matter of the fact। यहाँ पे आपका एग्रीमेंट void रहेगा, यहाँ पे एग्रीमेंट void रहेगा जब दोनों पार्टी अंडर द मिस्टेक, बट मिस्टेक किससे रिलेटेड है, मैटर ऑफ द फैक्ट नॉट मैटर ऑफ द लॉ। तो यहाँ पे मैटर ऑफ द फैक्ट के रिगार्डिंग अगर मिस्टेक है तो एग्रीमेंट आपका void होगा। वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट इज void। तो आपका एग्रीमेंट क्या रहेगा, void हो जाएगा। An erroneous opinion as to the value of the things which form the subject matter agreement is not to deem to mistake or matter of the fact। A agreed to sell B a specific cargo of goods supposed to be in its bay from England to Bombay. It turned out that before the day of the bargain, the ship conveying the cargo had been cast away and the goods lost. Neither party was aware of these facts। The agreement is void। देखो ए और बी ने कोई जो भी सेल परचेज का अपना एग्रीमेंट किया किसी गुड्स के जो कि किसी कार्गो शिप के थ्रू आना था, लेकिन कार्गो शिप अब जब उनका बार्गेनिंग जब कॉन्ट्रैक्ट करना था उनको नॉलेज नहीं था कि वो डूब चुका है, और वो सारी चीजें जो जिसके रिगार्डिंग वो एग्रीमेंट कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो गुड्स सारी लॉस्ट हो गई है। तो नाइदर पार्टी वाज अवेयर ऑफ द दिस फैक्ट, और वे फैक्ट करेगा तो एग्रीमेंट इज वॉइड। तो ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। अगर एक भी पार्टी को नॉलेज होगा वो डिफरेंट सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, A agreed to buy from B a certain horse। It turned out that the horse was dead at the time of bargain, though neither party was aware of the fact the agreement is void। अब A और B ने आपस में एग्रीमेंट किया कि वो हॉर्स है उसको परचेज करना है, बाय करना है A ने फ्रॉम B से। तो देन एट द टाइम जब एग्रीमेंट करते हो बाय द टाइम वो हॉर्स की डेथ हो चुकी थी। तो इन दैट केस जिसके जो सब्जेक्ट मैटर था हॉर्स उसकी डेथ हो चुकी, दोनों पार्टी अवेयर नहीं थी, दोनों पार्टी को नॉलेज नहीं था, देन द एग्रीमेंट इज void। ठीक है, देन इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। अब ये तो इफेक्ट ऑफ मिस्टेक आपका
फैक्ट के रिगार्डिंग था जो दोनों पार्टी को नॉलेज नहीं है, तो वॉइड होगा। अब लॉ के रिगार्डिंग क्या है? और कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन्फोर्सर इन इंडिया, बट अ मिस्टेक एज टू लॉ फॉर नॉट इन हैज सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखो, और कॉन्ट्रैक्ट अगर अब लॉ लॉ के रिगार्डिंग मिस्टेक है तो दैट इज नॉट वॉइड। लेकिन अगर कोई मिस्टेक, मान लो फॉरेन लॉ है, फॉरेन लॉ है, और फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग आपने क्या हुआ कि आपको मिस्टेक आपने फॉरेन लॉ के रिगार्डिंग है, जो लॉ नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया, तो वो उसका सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, सेम रूल एप्लीकेबल होगा, सेक्शन 20 का रूल एप्लीकेबल होगा किसके रिगार्डिंग? फॉरेन लॉ। ठीक है, फॉरेन लॉ को हम एज ए फैक्ट मानेंगे, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो देन इंडियन लॉ सेक्शन 22, कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ द फैक्ट। A contract is not voidable merely because it was caused by one of the parties to being under a mistake as to matter of the fact. तो अगर एक पार्टी मिस्टेक करता है तो तब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा अंडर सेक्शन 22 में। तो वॉइड के जब दोनों पार्टी अगर मिस्टेक करे तब आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ दो चीजें होती है। ठीक है, जो सेक्शन 20 बोलता है बोथ पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर मिस्टेकन, तो देन मिस्टेक इज टू मैटर ऑफ फैक्ट होना चाहिए। थर्ड थिंग, फैक्ट इज असेंशियल टू एग्रीमेंट ऑन दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन सेक्शन 20 बोला मिस्टेक ऑफ लॉ की बात कर रहा है। मिस्टेक ऑफ लॉ इंडियन मिस्टेक ऑफ लॉ है या फिर आपका फॉरेन मिस्टेक ऑफ लॉ है। अगर इंडियन मिस्टेक ऑफ लॉ है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, वो दैट इज नॉट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर फॉरेन मिस्टेक ऑफ लॉ है तो उसको हम एज ए फैक्ट कंसीडर करेंगे, एंड देन इन दैट केस उसको जो सेम इफेक्ट रहेगा आपका सेक्शन 20 का वो एप्लीकेबल हो जाएगा फैक्ट के रिगार्डिंग। अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी, मैटर ऑफ फैक्ट, अब मैटर ऑफ फैक्ट अगर एक पार्टी की मिस्टेक है तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22। ठीक है, देन ओनली वन पार्टी, अगर दोनों पार्टी है तब वो 20 में आ जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका सेक्शन, हमने अभी डिस्कस किया सेक्शन 10 से लेकर 22 तक। नेक्स्ट हम जो हमारा रहेगा वो आपका लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो 23, 24, 25 ऑनवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो प्लीज बने रहिए आप हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। और प्लीज अगर वीडियो आपको अच्छे लगे, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर आप क्लिक कीजिएगा, बिकॉज ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और आपको साथ में लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।